हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। आज अब डिस्कस कर रहे हैं एसएमपी का पेपर, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। सेल्फ स्टडी करी थी मैंने और 57 मार्क्स मैंने स्कोर किए थे। 57, यहाँ पर आपको 54.5 दिख रहा होगा, मतलब 55 मार्क्स आपको दिख रहा होगा। 2 मार्क्स मतलब ग्रेस दिया था आईसीए ने। 2-3 मार्क्स का ग्रेस जहाँ तक सुनने में आया था वो मिला था एसएमपी में, और सच में मिला था। तो मुझे तो भाई 2 मार्क्स का ही ग्रेस मिला। 57 मेरे उसमें लिखे हुए थे। ठीक है, पेपर भी सबसे डिफिकल्ट पेपर था। बहुत सारे रैंकर्स की नोटबुक आपने देख ली होगी। आइए एक एवरेज स्टूडेंट की भी नोटबुक देख लेते हैं और आपको शायद हेल्प हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 से, सॉल्यूशन 2 से मैंने स्टार्ट किया था। और सॉल्यूशन 2 में मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले क्या था हमारे को, जैसे प्रॉफिट निकालना था। तो इसमें दो केस थे, एक्स और वाई। तो इसमें मैंने सेलिंग प्राइस ले लिया, नंबर ऑफ यूनिट्स ले लिया, टोटल सेल्स आ गई, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया। उसके बाद ये हमारा नंबर ऑफ सेटअप्स के बेसिस पे था, नंबर ऑफ टेस्ट के बेसिस पे था, नंबर ऑफ इंजीनियर्स के बेसिस पे था। तो मैंने उसका कैलकुलेशन यहाँ पर कॉस्ट ड्राइवर्स निकाल दिया था। ये वर्किंग नोट नंबर 1 दे दिया, वर्किंग नोट 2 दे दिया, वर्किंग नोट 3 दे दिया। मतलब सॉरी, 1 में ही सारे आ गए थे, तो वर्किंग नोट 1 में ही सारी चीज़ें डाल दी थी। इसके बेसिस पे ये अमाउंट कैलकुलेट होने थे, ये कैलकुलेट कर दिए। उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, और उस पर लास्ट में हमारा प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट को निकालने के बाद हमें क्या निकाला था, मार्कअप ऑन कॉस्ट निकाला था। तो मैंने मार्कअप ऑन कॉस्ट निकाल दिया, प्रॉफिट लिखा, टोटल कॉस्ट लिखा और उसका मार्कअप निकाल दिया। तो 3 मार्क्स इसके पूरे पूरे मिल गए मुझे। उसके बाद अगला था थियोरटिकल टॉपिक था। ये बुक एग्जैक्टली बुक से स्टडी मैट से उठाया गया था। टारगेट कॉस्टिंग सुटेबल किस किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मैंने वो सेम कॉपी पेस्ट, मतलब कुछ पॉइंट्स जो हेडिंग्स थी वो याद, ऑब्वियस था कि याद थी वो, और इसको करा था। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मैं स्टडी मैट करके गया था, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, तो स्टडी मैट ही मैंने बेस रखा था। तो उसमें से था क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली याद हो ही जाता है। तो होमोजेनस प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी थी और उसको अंडरलाइन कर दिया था। ये लास्ट पॉइंट उनको पसंद नहीं आया था, उन्होंने 1.5 मार्क्स दे दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस के बारे में बताया कि एलिमिनेट करना नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को, मिनिमाइज करना डिज़ाइन को। उसके बाद सिंपल डिज़ाइन रखना, सब्सटीट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट्स, उसके बाद लर्निंग कर्व, ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी थी। तो इनको जितना पॉइंट्स समझ आए, जितना मैच कर रहे होंगे उनकी बुक से, उनमें 3 मार्क्स दे दिए। बाकी मैंने वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग के सारे पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर दिए थे, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला था कि किस तरीके से कॉस्ट को कम कर सकते हो। उसके बाद टारगेट कॉस्ट पूछा था, तो टारगेट कॉस्ट सेम कॉस्ट मार्कअप पे पूछा था। तो कॉस्ट मार्कअप मेरा ठीक था, अगर वो गलत होता तो ये भी गलत हो जाता, लेकिन वो ठीक था, तो इसलिए हमारा ये 75 मेरा करेक्ट आंसर था। तो 2 मार्क्स इन्होंने पूरे दे दिए। उसके बाद यहाँ पर एक फ्रेश तरीके से दोबारा से कॉस्ट निकालने के लिए बोली थी। तो मैंने जितना मुझे समझ आया था उतने बेसिस पे किया था। तो स्टेप वाइज मार्क दिया इन्होंने। मैंने नीचे लिख दिया कि टारगेट कॉस्ट इतनी है, कॉस्ट अगर आप ऊपर वाला तरीका लगाते हो तो उसकी इतनी आती है, तो 0.78 को रिड्यूस करना है, और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को कम करोगे तो अपने आप ही कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। ये बात मैंने मैंशन कर दी। तो ये पूरा हमारा आंसर था। इसके बाद सॉल्यूशन नंबर 3 है, जिसमें हमारा आरओआई और आरआई निकालना था। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, इसमें मेरी बहुत गलतियाँ हुई, क्योंकि बाद में जाके मुझे पता चला पेपर ही इतना बड़ा था यार, बहुत मुश्किल पेपर आ गया था। टेंशन हो गई थी एकदम पेपर को देख के। फ्रंट व्यू में अगर आप देखोगे तो पेपर बहुत आसान लग रहा था, बट अंदर जब क्वेश्चंस करने बैठे थे तो तोते उड़ गए थे। तो ये 3 थे, डेयरी, एग्रीकल्चर और सीपी कुछ था। इसमें ईबीआईटी गिवन था। उसके बाद 2% ऑफ रेवेन्यू ऑफ हेड ऑफिस जो है उसमें माइनस था, तो मैंने ऐड कर दिया। कंट्रोलेबल प्रॉफिट आ गया हमारा। उसके बाद मैंने नेट बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी प्लस करंट एसेट दोनों ऐड कर दिए, इन दोनों को ऐड कर दिया। उसके बाद रिटर्न ऑफ इनकम ए डिवाइड बाय बी करके निकाल लिया। ठीक है, रेसिडुअल इनकम के लिए भी मैंने ऐसे ही किया था, जिसमें मैंने कंट्रोलेबल पीबीआईटी ले लिया, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट नेट बुक वैल्यू प्लस करंट एसेट लिया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% था जो गिवन था, और आपका आ गया, और आर आई माइनस कर दिया। आर आई क्या होता है, ए माइनस बी, दैट इज कंट्रोलेबल प्रॉफिट, उसमें से माइनस कर देना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ए माइनस बी करके कंट्रोलेबल वो निकाल लिया। पूरा का पूरा मार्क्स मिले, 3 नंबर इधर मिल गए, 3 नंबर इधर मिल गए। ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ा। तो मैंने नोट भी लिखा था कि मैंने क्योंकि कंपनी नेट बुक वैल्यू यूज़ करी है प्लांट एंड मशीनरी का फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन, हेंस सेम हैज़ बीन यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बोथ। उसके बाद मैनेजर का क्लेम जो था वो सही था या गलत था, वो मैंने बता दिया कि मैनेजर का क्लेम गलत था, इसके भी 1 नंबर मिल गए मुझे। और यहाँ पर मैंने एनालाइज करके भी बताया कि मैनेजर ने क्या बोला था और हमारा आंसर क्या है। ठीक है, उसके बाद बी पॉइंट हमसे ये बोला कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी है, तो उसका क्या होगा। एडिशनल इन्वेस्टमेंट इतने की करी थी, कंट्रीब्यूशन हमारा इतने अमाउंट का आ रहा था एडिशनल इन्वेस्टमेंट पे। उसके बाद मैंने आरओआई, उसके बेसिस पे आरओआई, नया आरओआई निकाला। ठीक है, आरओआई निकाला, उसमें कुछ गड़बड़ होगी तो वो माइनस कर दिया, ये सब, तो 3 मार्क्स मुझे दिए गए। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट इसने पूछा था कि क्या होगा डेप्रिसिएशन लगने की वजह से, तो मैंने थ्योरी लिखी थी, वो गलत थी, मुझे भी पता था गलत थी, तो 0 मार्क्स दिए गए मुझे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पूछा, वो एक डिट्टो कॉपी पेस्ट बुक का क्वेश्चन आया था, इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन आया था, जिसमें हमें मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बताना था। तो मैंने लिख दिया, उसमें मुझे पूरे पूरे मार्क्स दे दिए इन्होंने। एनएफपीआई करके नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स थे, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड क्रिएशन, ये डिट्टो बुक से उठ के आया था, तो इसके पूरे मार्क्स मुझे मिल गए।
उसके बाद ये थियोरटिकल क्वेश्चन था वैल्यू चेन का, वैल्यू चेन की डेफिनेशन मैंने लिख दी। उसके बाद प्राइमरी एक्टिविटीज़ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद डीलिंग विद कस्टमर्स क्लेम्स, ये मैंने यहाँ पर इसको बता दिया, ये मेरे बिल्कुल सही था, मैंने लॉजिकली किया था। पहले नया क्वेश्चन था बिल्कुल डिट्टो, डीलिंग विद क्लेम्स ऑफ द कस्टमर्स, मैंने बताया कि ये सर्विस में आता है, ये बिल्कुल लॉजिक पे जाके होना था क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया था। उसके बाद ये सेंट्रल कॉस्ट सिस्टम स्ट्रक्चर बारे में था, अटेंडिंग कोर्ट ऑपरेशंस में था, रिसीविंग स्ट्रॉन्ग डाटा इनबाउंड लॉजिस्टिक में था। तो मैंने नीचे भी आंसर लिख दिया, ए और 2 एक साथ मिलेंगे, बी और 3 एक साथ, सी एंड 4 ये मिलान करो था, ठीक है। तो वो उस टाइप का क्वेश्चन था ये। उसके बाद रिस्क एक्सपोजर पूछा गया था, ये बुक में था, डिट्टो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन से पूछा गया था, 3-4 नंबर का ही था ये भी, तो ये भी मैंने लिख दिया। इसमें पूरे मार्क्स तो नहीं मिले होंगे मुझे पता है, लेकिन ठीक है 3-4 नंबर में मिलना अब यह। उसके बाद भाई इसके बाद आया हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन, इसमें सेलिंग प्राइस मलेशिया, सिंगापुर, इंडिया, उसके हिसाब से मैंने सॉल्व किया, 3 मार्क्स मुझे यहाँ मिले। और उसके हिसाब से मैंने ये भी सॉल्व किया, यहाँ पर मुझे 3 नंबर मिले, तो मेरे को 6 नंबर टोटल मिले। बाकी ये मेरा गलत हो गया था, तो इस कंक्लूजन इन्होंने गलत माना, तो उसमें 0 दिए मुझे। उसके बाद सॉल्यूशन नंबर 1 पूरा का पूरा थियोरटिकल टॉपिक, इसमें तो भाई सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, सबके अपने आंसर्स होंगे। मैंने सबसे पहले बिजनेस एक्सीलेंस होता क्या है वो बताया, उसमें इन्होंने मुझे 1 नंबर दे दिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट इन्होंने पूछा कि सर्वा क्या कहना चाहता है, तो मैंने बता दिया इनोवेशन टेक्नोलॉजी बिल्डिंग पार्टनरशिप पे फोकस है उसका, मतलब मैंने मेन हेडिंग उठा के बताऊं उसमें से केस स्टडी में से उठा के यहाँ पे लिख दी थी। उसके बाद बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल का मतलब पूछा इन्होंने, मैंने वो बता दिया कि एथिक्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस को करने के तरीके। उसके बाद टाइप्स पूछा था, तो मेरे इनको पसंद नहीं आया, मैंने लिखा जो, ठीक है। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी हो गया, प्रोएक्टिव अप्रोच हो गया, इनोवेशन हो गया, वो फिर बिल्डिंग एक्सीलेंस मॉडल के पॉइंट्स थे जो मैंने एज इट इज़ चेप दिए, जितने मार्क्स इन्होंने देने थे वो दे दिए। उसके बाद यहाँ पर ये सस्टेन ऑफ द रिजल्ट्स, फंडामेंटल्स ऑफ EFQM, ये तो भाई सस्टेन द रिजल्ट क्रिएटिंग वैल्यू, तो जिसको हेडिंग आती होगी उसको मार्क्स मिले होंगे, जिसको हेडिंग नहीं आती होगी इस केस में मार्क्स नहीं मिले होंगे, ठीक है। तो ये 4 नंबर इन्होंने दिए मुझे इसमें। उसके बाद एनेबलर्स पूछा था, तो एनेबलर्स का भी यही था कि भाई पीपल, पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजी, लीडरशिप एंड प्रोसेस, ये पूरा का पूरा मैंने सेम लिख दिया था। स्टडी मैट से था ये वाला उठाया हुआ, तो इसमें कोई दिक्कत थी नहीं। बाकी यहाँ पर सिर्फ 2 ही ठीक थे, मुझे पता था ये दोनों गलत हैं, तो इसमें मार्क्स नहीं दिए, 2 के मार्क्स मिले, 0.5 दिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बियॉन्ड बजटिंग का क्वेश्चन, ये भी थियोरटिकल, प्योर थियोरटिकल। बियॉन्ड बजटिंग की डेफिनेशन मैंने लिख दी। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे थे उन्होंने बियॉन्ड बजटिंग के, तो मैंने को जितना समझ आता था मतलब मेरे को हिंदी में पता था बियॉन्ड बजटिंग क्या होता है, तो उसके बेसिस पे मैंने कर दिया कि एम्प्लॉयज़ की वैल्यू करना, इनोवेशन के बारे में सोचना, डिसेंट्रलाइज तरीका होता है, अडेप्टिव प्रोसेस होता है, तो मुझे जितना समझ आया मैंने उतना लिख दिया। उसके बाद 2 प्रिंसिपल्स पूछे थे, तो मैंने लीडरशिप प्रिंसिपल्स एंड देन मैंने क्या नाम है उसका, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स लिख दिए एज इट इज़, ठीक है। तो उनको जितना सही लगा उन्होंने मार्क्स दे दिए। बाकी भाई ये 5th क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल ही नहीं आता था, 5th का A, ये पूरा का पूरा मेरे को पता था गलत ही होना है, ठीक है। तो ये था मेरा SCMP का पेपर। आई होप आपको थोड़ी सी हेल्प हुई होगी। 57 मार्क्स मुझे मिले थे, यहाँ पर 55 हैं, 2 मार्क्स ग्रेस दिए थे ICI ने। थैंक यू ICI। ओके बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।